gate mentor. We all joined gate mentor, and after that, he supported us in every way. He motivated us. He was very clear with the objective of how to crack gate. What are the things you will face hurdles? What kind of hurdles you will face in life regarding examination and after examination, going to interview, going for MTech or whatever you do. He was very helpful in every way. He's a very good person, great mentor, great teacher. Write down the voltage length characteristic of a direct current arc welding process is V equal to 100 plus 40L, where L is the length of arc in mm and V is arc voltage in volts. During a welding operation, the arc length varies between 1 and 2 mm, and welding current from 200 to 250 ampere, 200 to 250 ampere, assuming a linear power source. Determine the short circuit current. Determine the short circuit current write down the arc voltage characteristic. Arc voltage characteristic is V equals to 24 plus 4L, 24 plus 4L, 24 plus 4L, straight line. VI characteristic, VI characteristic, VI characteristic मतलब voltage current characteristic का नाम. VI characteristic is approximated by straight line OCV 80 volt, short circuit current 600 ampere. Determine the optimum arc length for maximum power.
In an arc welding of a butt joint, what is butt joint? जो नाम है वो नाम से समझ में आ जाएगा. बट यू नो व्हाट इज बट? जानते हो ना? वो वहीं से निकला हुआ है बट, तो उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है. दो प्लेट जब अगल बगल रखी होगी तो वो बट जॉइंट बनेगा. एक के ऊपर दूसरी रख दोगे तो एक दूसरे की गोदी में आ गए, तो उसको हम क्या कहेंगे? लैप जॉइंट. ठीक है, चलिए. इन आर्क वेल्डिंग ऑफ अ बट जॉइंट, the welding speed is to be selected such that highest cooling rate is achieved. Highest cooling rate is achieved. Melting efficiency and heat transfer efficiencies are 0.5 and 0.7. The area of the weld cross section is 5 mm square. And the energy required to melt the metal is 10 joule per mm cube. Welding power is 2 kilowatt. What is the welding speed in mm per second? नोट कर लिया क्वेश्चन? 10 joule per mm cube. 10 joule per mm cube. If the welding power is 2 kilowatt, what is the welding speed in mm per second? अब ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है. हर चीज में पढ़ा भी नहीं सकता. इनफैक्ट ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो हम डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा था कि अगर मैं ना भी पढ़ाऊं स्टिल यू कैन सॉल्व इट. कल मैंने आपको एक चीज बताई थी. क्या बताया था? वेल्डिंग के क्वेश्चन किससे बनते हैं? भूल जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा. मतलब हिंट भी दिया था. एनर्जी बैलेंस से. चलो हिंट दे दिया हूँ मैं. हिंट देने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन चलिए मैं हिंट आपको दे देता हूँ कि यहाँ पे आपको एनर्जी बैलेंस करना पड़ेगा. और दूसरा एक चीज़ आपको और करना पड़ेगा. ये आपको खाली वेल्डिंग के क्वेश्चन के लिए टिप नहीं है. ये गेट के किसी भी क्वेश्चन के लिए आपको टिप है कि जब भी आपके सामने कोई अनसीन टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, देखो वैसे आजकल इतने क्वेश्चन सब गेट में आ चुके हैं कि अब अनसीन टाइप वाले क्वेश्चन रेयरली होते हैं. लेकिन जब भी कोई आप ऐसा क्वेश्चन देखो कि अरे यार ये वाला क्वेश्चन तो मैंने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं है, दोस्तों इतना याद रखना कि वो क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा. अनसीन टाइप का क्वेश्चन है तो बहुत आसान होगा. क्वेश्चन को सॉल्व करने का पूरा तरीका भी क्वेश्चन में दिया होगा. असल में जो देखो अनसीन वाला क्वेश्चन आएगा ना, वो इतना बड़ा लंबा रहता है. उसमें उसको सॉल्व करने का तरीका और फॉर्मूला सब क्वेश्चन में ही गिवन रहता है. लेकिन अपन तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है भाई, समझ में नहीं आ रहा. पढ़ोगे तो समझ में आएगा. और दूसरी चीज जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक कारण है आपकी सिली मिस्टेक होने का, जो 50 to 60% टाइम वहीं पे आप सिली मिस्टेक करते हो. क्या है वो कारण बताओ? सिली मिस्टेक की बात कर रहा हूँ. मतलब कॉन्सेप्ट तो पता है मेरे को, लेकिन मेरा आंसर सही नहीं आया. नहीं, हाँ वो भी होता है. दैट टू कि अपने दिमाग में अपन खुद ही क्वेश्चन बना लेते हैं और उसका आंसर निकाल के रख देते हैं. लेकिन आजकल हाँ ठीक है, वो होता है, मानता हूँ. एक कारण वो है. वैल्यू चेंज होना नहीं.
हाँ, वैल्यू चेंज होना वो सेम कारण हो गया ना कि क्वेश्चन में कुछ और दिया हुआ है और अपने दिमाग में कुछ और क्वेश्चन चल रहा है ना, तो वो हाँ वही सेम चीज है वो। मैक्सिमम गलती जो आप लोग करते हो, आप ऑब्जर्व करना, आप डायमेंशन को, यूनिट्स को प्रॉपरली चेक नहीं करते हो। आप जूल में ले जाके किलो जूल को ऐड कर देते हो और बोलते हो कि आंसर नहीं आया। तो एक तो वो आपके सिली मिस्टेक का कारण है, और दूसरा कि यदि आप यूनिट को प्रॉपरली मैच कर लो तो अनसीन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने दो हिंट आपको दे दिए। वन, यूनिट एंड एनर्जी बैलेंस। ठीक है। और यूनिट जब भी आपको लगता है ना यार ये क्वेश्चन क्या है, देखा हुआ है नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, गेट की क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, ईएससी की क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ। ईएससी में तो भैया नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन रहता है, लेकिन गेट में जो भी क्वेश्चन रहता है वो सब कॉन्सेप्चुअल होता है, राइट। तो गेट में अगर आपको ऐसा कभी लगता है कि अनसिन टाइप ऑफ क्वेश्चन आ गया है, तो आप यूनिट बैलेंस करो, एनर्जी बैलेंस करो, क्वेश्चन विल बी सॉल्व। मोस्ट ऑफ द टाइम द क्वेश्चन विल बी सॉल्व। एनर्जी सॉरी डायमेंशन को बैलेंस कर लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। नहीं पता फॉर्मूला, डायमेंशंस को आप मैच करके देखो, दाएं बाएं इधर उधर करके देखो, यू विल गेट द राइट आंसर। लेकिन हम लोग कहाँ, हम लोग तो 3 घंटे का पेपर होता है, 1.5 घंटे में निकल जाते हैं। तो ये टाइम ही कहाँ रहता है हमारे पास कि हम डायमेंशंस के साथ खेल के आंसर निकालने की कोशिश कर सके। तो डायमेंशन के साथ खेल के भी आप आंसर निकाल सकते हो जो क्वेश्चन आपने पहले कभी देखा ना हो। चलिए अभी आपको 2-3 क्वेश्चन और दूंगा, सब अनसीन ही रहेंगे। और मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैं आपसे जरूर ये पूछूंगा, देखो एनर्जी बैलेंस तो सबको आना चाहिए ना। तुम लोग दोनों पढ़े नहीं हो थर्मोडायनामिक्स, लेकिन फिर भी एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इसे तो पता है ना। तो बस वही यूज करना है। चलिए आज जितने भी क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ सब आपको अनसीन टाइप का दिखेगा, लेकिन वो ऐसा है कि जब मैं सॉल्यूशन बताऊंगा तो यू विल कम टू नो कि मैंने कुछ नया आपको बताया नहीं है, जो मैंने क्वेश्चन में दिया हुआ था उसी को मैंने यूज किया है। जो लोग एसी के लिए रट्टा मारते हैं ना, उनको वो बोलते हैं कि अरे यार ये गेट में क्वेश्चन क्या उटपटांग टाइप का दिया हुआ है। इसलिए क्योंकि उनको हमेशा लगता है कि फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा और आंसर मिल जाएगा, इसलिए उनको को गेट के क्वेश्चन कठिन लगते हैं। एक्चुअली गेट के क्वेश्चन ईएससी की तुलना में बहुत आसान है। कारण यह है कि ईएससी में नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। अब वो नॉलेज मेरे पास में नहीं है, तो मैं दिमाग लगा के वहां पे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता। लेकिन गेट के सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बेसिक नॉलेज अगर आपके पास में है तो आप उसको दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते हो एग्जाम हॉल में बैठे बैठे। चलिए राइट डाउन नोट। Calculate the melting efficiency in case of arc welding of steel with a potential of 20। नोट कर लो क्वेश्चन को।
20 mm square, 20 mm square. और आएगा क्वेश्चन पढ़ने में. Calculate the melting efficiency in case of arc welding of steel with a potential of 20 volt and current of 200 ampere. The travel speed is 5 mm per second and the cross sectional area of the joint is 20 mm square. The heat required to melt the steel is 10 joule per mm square. Heat transfer efficiency 85%. इसमें you have to see the question and you have to understand what is the bead height, what is the penetration. Penetration is also, चलो इतना हिंट देता हूँ कि पेनिट्रेशन भी एक, पेनिट्रेशन का यूनिट भी mm में आएगा और बीड हाइट का यूनिट भी mm में आएगा. दैट इज द हिंट. चलो ये भी देखते हैं गैस कितना सही बनता है तुम लोग का. बीड हाइट बताओ क्या होना चाहिए. करेक्ट है. देख, पेनिट्रेशन मतलब कितना अंदर गया. करेक्ट है. तो पेनिट्रेशन जो हो गया वो H2 के बराबर हो गया. करेक्ट है. और बोल रहा है बीड हाइट, तो सरफेस से कितना ऊपर गया. क्या ये लिखने और याद करने की जरूरत है क्या कि बीड हाइट क्या होता है, पेनिट्रेशन क्या होता है, उससे कुछ फायदा मिलने का. क्वेश्चन देख के समझ में आता है. ठीक है. इसका मेरे को आपको फॉर्मूला लिखाना पड़ेगा. डाइल्यूशन परसेंटेज. डाइल्यूशन परसेंटेज का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ. डाइल्यूशन परसेंटेज इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पेनिट्रेशन. that is the area of penetration divided by area of penetration plus area of reinforcement. हाँ, डाइल्यूशन परसेंटेज है तो ऑब्वियसली एरिया ऑफ पेनिट्रेशन ही होगा यार. मैं भी एरिया ऑफ पेनिट्रेशन इंटू एरिया ऑफ परसेंटेज पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई करना. क्लियर. अब ये बताओ मेरे को, खुद से गेस करो क्या होना चाहिए एरिया ऑफ पेनिट्रेशन. नीचे वाला ये जो, हाँ बताओ. अंकित, अंकित है ना. हाँ अंकित, बताओ एरिया ऑफ पेनिट्रेशन क्या होना चाहिए. तेरे को वेल्ड समझ में आ रहा है. ये वेल्ड है अपना. इस वेल्ड एरिया को मैं दो एरिया में डिवाइड किया हूँ. H1 H2 तो हाइट एरिया नहीं है ना. तो एरिया ऑफ पेनिट्रेशन क्या होगा बता. हाँ, ये वाला जो अपना क्या बोलते हैं उसको, आर्क का जो एरिया है ये एरिया ऑफ पेनिट्रेशन हो जाएगा. और इसके ऊपर का जो एरिया है दैट इज द एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट. इज दैट क्लियर. द पॉइंट आई वांट टू टेल यू कि यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली टू सॉल्व द क्वेश्चन. राइट. चलो फटाफट सॉल्व करो. फटाफट सॉल्व नहीं करो, आराम से सॉल्व, लेकिन सॉल्व करो. मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूँगा.
कि एकदम फटाफट क्वेश्चन को पढ़ो और कॉपी गंदी करो, ट्राई टू सॉल्व। तो लगेगा किया हुआ है पिछले साल प्रश्न भी करो। ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं करा। हम ट्रेन में जाते हैं, बहुत लोग बातें करते रहते हैं और हमको लगता है कि ये सारे अनपढ़ गंवारे कुछ भी बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा परसेप्शन होता है कि हमको जो पढ़ाएगा वो हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, हम उसी की बात सुनेंगे। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं क्यों बोलता हूँ कि आपस में डिस्कस किया करो, क्योंकि सबके अंदर वही एनर्जी है जो किसी और के अंदर है। एक ट्रेन में मैं जा रहा था और यहाँ पे मैंने एक कहानी सुनी। दो लोग आपस में बात कर रहे थे, दोनों देहाती थे। मैं ट्रेन में जब भी बैठता था तो ऊपर वाली बर्थ ले लेता था, एक नॉवेल उठा के चला जाता। तो वो उन लोग आपस में बात कर रहे थे कि तेरा हीरो कौन है। बंदे ने बोला मेरा हीरो कोई नहीं है। तो सामने वाले बंदे ने बोला कि अच्छा तो सबसे होशियार समझता है कि अपने आप को, मतलब वो लोग बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, बुंदेलखंडी लैंग्वेज में बात कर रहे थे कि तू सबसे ज्यादा होशियार समझता है कि अपने आप को। बोला नहीं, जब तू सबसे ज्यादा होशियार नहीं समझता तो तेरे को किसी को समझना चाहिए और तेरे को उसके जैसा बनना चाहिए। कितनी अच्छी बात बोली यार उस बंदे ने, अच्छी बोली कि नहीं बोली। और सामने वाले बंदे ने जो रिप्लाई दिया, पहले वाले बंदे ने जो बात बोली वो तो सब बोलते रहते हैं, ये गली चौराहे में सब मिल जाता है कि देखो तुमको ना उसके जैसा बनना है, देखो शर्मा जी का लड़का तो सेंचुरी मार दिया, इंडिया टीम का कैप्टन बन गया तुम्हारी उम्र में, तुमसे हाँ तुम क्या कर रहे हो। हाँ तो वो पहले बंदे ने जो आंसर दिया ना कि तेरे को किसी को हीरो बनाना चाहिए, वो वही था जो हम लोग रोज सुनते आते हैं। माँ कसम दूसरे बंदे ने जो रिप्लाई दिया ना, मैं उस समय मेरे ख्याल से सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में रहूंगा शायद, भाई वो बात बैठ गई दिमाग में। और मैं उसको जानता नहीं, उसको नाम नहीं जानता मैं उसका, लेकिन मैं उसको अपना गुरु मानता हूँ। मतलब मैं एक ही आदमी को गुरु नहीं मानता हूँ, उनमें से एक आदमी मेरा गुरु था। उसने बोला कि मैं साले किसी को अपना आइडियल बना लूंगा। मैं अपनी लाइफ में बता रहा हूँ, हम लोग बुंदेलखंडी में बात कर रहे थे, तो अगर मैं किसी एक आदमी को आइडियल बना लूंगा तो मैं तो उसके ऊपर कभी जा ही नहीं पाऊंगा। तो वो बोला कि तू उसके ऊपर जा सकता है क्या, तेरे को क्या लगता है तू वहां तक पहुंच जाएगा, तो उतना तो पहुंच पाएगा क्या, ऊपर जाने की क्या बात कर रहा है, तो बोले वहां तक तो पहुंच। माँ कसम तुम लोग को जो मैं ज्ञान देता हूँ ना, वो ट्रेन की सीट से सीखा हुआ ज्ञान है, मेरा खुद का नहीं है। तुमको रोज बोलता हूँ ना कि तुम इंडिविजुअल हो। बोला भाई वो, उसने दो उंगलियां निकाली, ले इसको, ये छोटी है ना इसको काट दे। क्योंकि हमारे दिमाग में ये छोटी है ये बड़ी है, रियलिटी में इसकी भी उतनी जरूरत है जितनी इसकी है। तो जब हम बोलते हैं कि हमको एक गुरु चाहिए, और ऑब्वियसली सबको एक गुरु चाहिए, लेकिन वो गुरु एक ही होगा ये कहीं किसी किताब में लिखा है क्या। तो तुम लोग इतने देर से बैठे थे तो वहां पीछे वाले से बात कर लेते, इसलिए मैं उसका नाम भी लिया था कुणाल करे, तो कितने देर में बनाएगा। सॉल्यूशन देखा, समझ में आया। 3 क्वेश्चन उसके हुए तो इतनी देर में 3 क्वेश्चन तुम्हारी तीनों लोग के कंप्लीट होने चाहिए थे। हाँ माइट भी तुम ये मेरे से पूछ सकते थे कि सर उसने ये समझाया मेरे को ये समझ में नहीं आया। राइट दोस्तों, तुम लोग को जो मैं क्लास में बताता हूँ ना, ऐसा नहीं है कि ये किसी किताब से पढ़ के मैं बक देता हूँ। ऑब्वियसली किताब तो मैं पढ़ते ही रहता हूँ,
वन ऑफ माई हॉबी इज रीडिंग द बुक्स, और वो मैं अपने आप को कल्प्रिट भी मानता हूँ कि आज मेरे हाथ में भी मोबाइल चलता रहता है, पढ़ने की जगह लगता है कान में लगा लो और सुन लो। बट तुम लोग को पता नहीं कितना एक्सपीरियंस है, लेकिन यार हाथ में किताब लेके पढ़ो और उसके पन्ने पलटो, दैट गिव्स अस डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। वहां से तुम सीखते हो ना, वो तुम्हारे दिमाग में पहुंचता है। अदरवाइज जब भी तुम कहीं कुछ शॉर्ट वीडियो सुनते हो, तो होता क्या है कि उस बंदे की समझ के हिसाब से उसने जो बोला, तूने बिना एनालिसिस किए हुए अपने दिमाग में उसको मान लिया, हाँ यार ये तो सही बोल रहा है भाई, इतना बड़ा आदमी है तो ठीक ही बोल रहा होगा। ये किसने बोला कि बड़ा आदमी होगा तो वही ठीक बोलेगा और छोटा आदमी ठीक? बड़ा और छोटा है क्या मेरे बापू? मैं फिर वही सवाल पूछता हूँ, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये उस बुंदेलखंडी का क्वेश्चन है कि ये उंगली बड़ी है कि ये बड़ी है। ये बोला ये बड़ी है तो इसको काट दे, छोटी क्यों रखता है? सबका रोल है, सब इम्पोर्टेंट है, और कोई आदमी बड़ा और छोटा होता नहीं है। देयर इज नथिंग कॉल्ड बिग, और ये हम लोग के दिमाग में हमको बता दिया गया कि वो 1 लाख रुपए कमाता है तो ठीक है, वो 10 लाख कमाता है तो वो बड़ा है। 10 लाख जो कमाता है वो बड़ा हो सकता है, प्रोवाइडेड कि वो सोसाइटी के लिए करता क्या है। तुम लोगों को लंबा लेक्चर दे रहा हूँ, लेकिन ठीक है चलो बोल देता हूँ भाई। क्योंकि देखो, जब तुम जाओगे ना ट्यूब और पलाठिम का, तुमको जो नॉलेज मिलेगा वो तुमको एक डायरेक्शन में गाइड करने वाला होगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि भगवान ने बीच में एक ठोक बुद्धि दी है, जिसका भी अपने को इस्तेमाल करना चाहिए। हमको सबकी बातें सुननी चाहिए, लेकिन सही क्या है गलत क्या है वो समझना चाहिए। आज मोदी ने, पता तुमको, मैं अपने अंदर से बताता हूँ कि मोदी ने अडानी को बहुत फेवर किया, बहुत सहायता की अडानी की। तुम क्या कहोगे? मोदी घटिया इंसान है साला, अदानी उसका दोस्त था, उसको सपोर्ट करता है, क्यों ना करे भाई उसको। वैसे करता नहीं है, उसने अनिल अंबानी को भी लंका लगाई थी और मुकेश अंबानी की भी लंका लगाता रहता है, लेकिन मान लो कि करता है तो क्यों ना करे भाई, क्योंकि वो आदमी कितने लोगों को रोजगार दे रहा है। हम ये मान के बैठते हैं कि मोदी हमको रोजगार देगा, हम कभी ये सोचते हैं कि हम भी किसी को रोजगार दे सकते हैं? क्यों हम मोदी को बोले कि मोदी, ये गवर्नमेंट को बोले कि हमको रोजगार दो? मोदी क्या करता है? मोदी बोलता है यार काम करो यार, मैं हूं। मोदी क्या बोलता है? मैं हूं। आज हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई है सेंसेक्स की, 5 ट्रिलियन को देश की इकोनॉमी बनाने का उसने ऑब्जेक्टिव दिया था। 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी आज सेंसेक्स मार्केट बन चुका है। दोस्तों, जैसे ये क्वेश्चंस के आंसर आपके अंदर थे, मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि कहीं भी आप, जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, आप ये नहीं बोल पाओगे कि सर ये तो हमको बताया नहीं था। सब चीज तुमको पता है, बस तुमको उसको बाहर निकालने की जरूरत है। और बस मैं यहाँ पे कंक्लूड करूंगा, क्योंकि देखो यार मेरे को गुस्सा आता है आजकल। मैं यूट्यूब देखता हूँ, सब जगह पे ये मोदी को भर भर के गालियां दी जाती हैं, मोदी रोजगार नहीं दे रहा, मोदी ये नहीं कर रहा, मोदी वो नहीं कर रहा। और मैं एज ए सिटीजन समझता हूँ कि मेरे को इसके बारे में भी बात करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि बेटा, मान लिया कि मोदी भ्रष्ट है, मुझे नहीं पता कि वो अदानी की हेल्प करता है कि नहीं करता है, लेकिन मेरे को इतना पता है कि आज भारत की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन, भारत की इकोनॉमी तो 3.5 के आसपास ही है, लेकिन सेंसेक्स 4 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है।
प्रभु ये 4 ट्रिलियन पैसा या तो हम लोग लगाए थे मार्केट में, या कोई बाहर वाला हम पे विश्वास करके लगाया था। और हम पे विश्वास वो क्यों किया? क्योंकि हमने अंबानी और अदानी को ये नहीं बोला कि तुम साले चोर हो, तुम पैसा कमाते हो। तुमको पता है कि जो जिसको भी तुम सुनते हो, जो भी तुम्हारा आइडियल हो, मैं साधु संतों की बात नहीं करता, लेकिन जो जर्नलिस्ट आते हैं जिनको तुम सुनते हो और तुमको लगता है अरे वाह ये अच्छी बात कर रहा है कि सब बराबर होने चाहिए, अदानी चोर है, हम बोलते हैं अदानी चोर है, अदानी 100 रुपए पे था, अदानी 500 पे पहुंच गया, अदानी चोर है। अबे वो 100 से 500 पे अगर पहुंचा, मान ली उसका शेयर 100 पे था और 500 पे पहुंचा, तो मोदी ने भारत सरकार के अकाउंट से पैसा निकाल के उसको दिया क्या? भारत सरकार अकाउंट समझता है जो हम टैक्स जमा करते हैं, क्या हमारे टैक्स का पैसा उसको दिया क्या? तूने कभी सुना है तुम कि हिंदुस्तान लीवर के बारे में कभी पप्पू बोले? कभी अपना वो क्या था, कोई भी यार, बहुत सारे, अब तो खैर मोदी ने बहुत चेंज कर दिया, सब इंडियन प्रोडक्ट ही आते हैं। वो पामोलिव के बारे में कभी उसने कुछ बोला हो? उसने कभी नेस्ले के बारे में बोला हो, मैगी के बारे में? लेकिन उसके चमचे पतंजलि को उनका काम है सुबह उठ के गाली देना। ये योग का गुरु है, ये पैसा कमा रहा है। मान लिया पैसा कमा रहा है, तो क्या गलत कर रहा है भाई? कौन सी किताब में लिखा है पैसा नहीं कमाऊंगा तो मैं हेल्प कैसे करूंगा दूसरे की? अगर मैं चाहता हूं कि मैं कुछ अच्छा काम करूं, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकता हूं, दिमाग का इस्तेमाल करके मैं क्या करूंगा, नोट कमाऊंगा, उस नोट को मैं अच्छे काम पे लगा सकता हूं। या फिर मेरे पास अगर बुद्धि नहीं है, तो फिर मैं जाके गड्ढा खोद के अपने दिमाग को लगाऊंगा। तो ये जरूरी नहीं है कि सबको गड्ढा ही खोदना है देश की सेवा करने के लिए। सबको जाके बॉर्डर पे खड़ा होने की जरूरत नहीं है देश की सेवा करने के लिए। देश की सेवा यहां बैठे बैठे भी तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ये मैं जानता हूं क्या है कि आईओसीएल में हो जाएगा तो बढ़िया है। ठीक है यार, वो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि सब लोग यही सोच रहे हैं कि हमको आईओसीएल में जाना ही नहीं है तो आईओसीएल और एनटीपीसी बंद हो जाएगी ना, तो कुछ लोगों को तो जाना ही पड़ेगा ना। लेकिन सबको यही नहीं सोचना है कि हम गेट करेंगे तो हम आईओसीएल में ही ज्वाइन करेंगे, हमारा आईओसीएल में नहीं हुआ तो हमारा तो तैयारी करने का पूरा टाइम ही खराब हो गया। नहीं, समय अगर सही जगह पे लगाओगे तो कभी खराब नहीं होगा, ये बात जान लो। हाँ, मोबाइल पे बस वो रवीश कुमार और इनका सबका सुनते रहोगे, अपनी बुद्धि का बिना इस्तेमाल किए, तो आप अपने टाइम को खराब कर लो। इंस्टीड ऑफ रीडिंग, सॉरी इंस्टीड ऑफ लिसनिंग, अगर न्यूज़ पता करना है तो थोड़ा बहुत पेपर पढ़ लो। और मैं ये भी बोलता हूँ कि पेपर में भी जो लिखा होता है वो इम्प्योर, हम क्या बोलते हैं, तो ये लास्ट पॉइंट, कि जर्नलिस्ट को इम्पार्शियल होना चाहिए, बोलते हैं कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं, यस नो, यस। तो जर्नलिस्ट को ये कहा दिया जाता है क्या कि तुम वोट देने नहीं जाओगे? ऐसा कहा जाता है कि तू जर्नलिस्ट है, तू वोट देने नहीं जाएगा। जज को हम बोलते हैं तू वोट देने नहीं जाएगा। जब वो वोट देने जाएगा तो किसी ना किसी पार्टी का बटन तो दबाएगा। तो इम्पार्शियल बाहर से दिख रहा है, पर अंतरात्मा से वो इम्पार्शियल नहीं है, और कोई भी इम्पार्शियल हो नहीं सकता। हमेशा हम तराजू के दो पल्ले कभी भी बराबर हो नहीं सकते। तुम कभी भी करने की कोशिश कर लेना। वही कहानी है पंचतंत्र की, कि एक रोटी मिली और दोनों दो बिल्लियां लड़ रही थी कि आधी मैं लूंगी आधी तू लेगी, लेकिन आधा का डिवाइड कौन होगा, क्योंकि एक बार जब पल्ले पे रखते थे तो एक वाला भारी हो जाता था। तो बोला, फिर बंदर आया, बंदर बोला कि ठीक है
मैं बराबर करता हूं, इधर भारी हुआ ना तो मैं इधर का निकाल के खा लेता हूं। एंड दैट्स द पॉलिटिकल पार्टी आर डूइंग विथ यू। आधा यहां से निकाल निकाल के वो खाते जा रहे हैं और हमको बता रहे हैं कि हम बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो खैर, हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बोलो। नहीं, मेरे को पहले इनसे पूछना डाउट। फर्स्ट क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व किए बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ रहा है ना स्क्रीन पे? 600 एम्पियर, ये वाला क्वेश्चन है। हाँ, अभिषेक अंकित बताओ। हम्म, आंसर मुझे नहीं, सॉल्व कर लिया आंसर, बता देता हूँ, मुझे नहीं पता आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखा है क्या? तेरा कितना है कुणाल? यानी कि किसी ना किसी का तो गलत है, तो फिर यहाँ झगड़ा नहीं करना चाहिए, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, अपन देख लेते हैं। तेरे को तेरा क्यों गलत लग रहा है और तेरे को दूसरे का क्यों गलत लग रहा है? भैया फिर अब फैक्ट पे आओ, सवाल पे पढ़ो, वहां पे चलते हैं। पहले से क्यों प्री डिटरमाइन होना है? चलो अभी देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं। वोल्टेज arc length varies from 1 mm to 2 mm। दोस्तों यहाँ पे आपको जो डेटा दिया हुआ है वो दिया है v इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ कैरेक्टरिस्टिक, आपको दिया हुआ है 100 प्लस 40L। एक डेटा मेरे को ये दिया हुआ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन ना मैं गेट का देख रहा था, कम से कम 5 से 6 बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछ चुका है। एल का आपको रेंज दिया हुआ है 1 से 2 mm, राइट। यानी कि बेसिकली आपको V की वैल्यू पता चल रही है। आपको मिला V मिनिमम। कब मिलेगा V मिनिमम? जब मैं L की वैल्यू 1 रखूंगा तो V मिनिमम की वैल्यू मेरे को मिली 140 वोल्ट, और V मैक्सिमम की वैल्यू मेरे को मिली, कब आएगा V मैक्सिमम? 2 mm पे, तो कितना हो गया? 180 वोल्ट। इसका मतलब वोल्टेज जो है वो 140 से 180 में वेरी कर रहा है, और करंट जो है 200 से 250 तक वेरी कर रहा है। निकालना क्या है वो देख लेते हैं अपन। शॉर्ट सर्किट करंट, वीएस दिया है क्या? सॉरी, वी नॉट नहीं दिया ना, ठीक है। और कुछ डेटा, ठीक है। दोस्तों एक इक्वेशन आप लोग पढ़े थे कल, v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस वी नॉट बाई आई एस इंटू वी, सॉरी इंटू आई। चलो देखते हैं। अब मेरे को वी नॉट भी नहीं दिया है और आई एस भी नहीं दिया है, तो इसका मतलब मेरे पास दो अननोन है। तो कहीं ना कहीं से मेरे को दो इक्वेशन का, हाँ ये सही वर्ड बोला, जुगाड़ करना पड़ेगा। दो इक्वेशन का जुगाड़, ये दैट इज अ रियल वर्ड। भैया जुगाड़ से ही दुनिया चलती है, जब तक जुगाड़ नहीं करोगे काम नहीं होगा। तो जुगाड़ करना पड़ेगा दो इक्वेशन का। तो अब कहाँ से आएगी दो इक्वेशन भाई मेरे? V मेरे को दिया है 140 से 80, और करंट मेरे को दिया है 200 से 250। तो मैं एक बार कोशिश करता हूँ सॉल्व करने की इसको। V को मैं रख देता हूँ 200, तो मेरे को इक्वेशन क्या मिलेगी? V नॉट माइनस V नॉट बाई आई एस, सॉरी करंट रख दिया हूँ मैं। V को मैं रख देता हूँ
40 वी नॉट माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई आई एस, राइट। दोस्तों अगर मैंने v को 140 रखा है तो क्या मैं i की क्या वैल्यू होगी वो मैं डिसाइड कर पाऊंगा क्या? अगर ये नहीं जानते हो तो फिर आपने क्वेश्चन सॉल्व जो किया है वो ठीक नहीं किया है। कितना आएगा तो बोल रहा है तो लिख लेता हूँ भाई। एग्री कर रहे हो सब लोग? देख लेते हैं। देख v को तुमने क्या रखा, मिनिमम, और मेरे पास इक्वेशन क्या है, p इज इक्वल्स टू वी आई। तो अगर मैंने v को मिनिमम रखा है तो i जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, राइट। तो एक इक्वेशन मिल गई आपको। क्या दूसरी इक्वेशन कैसे निकालेंगे? v की जगह अपन रख देते हैं 180 वी नॉट माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई आई एस। तो आई क्या हो जाएगा 200, क्योंकि मैंने v को मैक्सिमम रखा है तो i मिनिमम होगा। सो नाउ यू हैव टू इक्वेशंस एंड देयर आर टू वेरिएबल्स। फटाफट बताओ वैल्यू क्या आ रही है वी नॉट और आई एस की। और कोई दूसरा तरीका हो सकता है क्या कुणाल इसको सॉल्व करने का, शॉर्ट तरीका? अंकित, अभिषेक, ये तरीके से तो बन जाएगा। आई थिंक इट विल टेक अ टाइम। और कोई तरीका हो सकता है क्या? ये तो जो मैंने सॉल्व किया है वो बेसिक प्रिंसिपल से सॉल्व किया है। इसमें अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे को 3 मिनट के आसपास टाइम लगेगा इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और कोई तरीका? क्या निकालना क्या था मेरे को? मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा यार भाई, लेकिन यहाँ पे 3 मिनट के आसपास आपका टाइम लग जाएगा। तो अभी दो इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो। टेल मी द वैल्यू ऑफ वी नॉट एंड आई एस। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसको वी नॉट की जगह ए लिख लो और वी नॉट बाई आई एस की जगह बी लिख लो, राइट। तो फिर आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू निकल जाएगी तो ए बाई वी की वैल्यू, हाँ टाइम उतना ही लगेगा लेकिन बस मेरे को थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाएगी। हाँ इक्वेशन में क्लियरिटी हो जाएगी। मेरे को लग रहा है मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। यहाँ से तो आंसर आएगा, निकालो। तब तक मैं देखता हूँ कि कितना है। 340 एन आई एस। तेरा पहले भी वो इतना ही आया था ना? कैसे निकाला था तूने पहले? मैं पूछ रहा था तो बता नहीं रहा था तू। तेरा नहीं आया था इसमें 425। कहाँ गलती किया था? हम्म, बेटा ये तो ध्यान रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस। दोस्तों एक चीज बता दूं आपको कि गेट में सफिशिएंट टाइम रहता है। 65 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और 65 क्वेश्चन में से कम 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिनको आप 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर पढ़ने का जितना टाइम लगेगा, जितना क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लगेगा वो तो लगेगा ही, लेकिन 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर आप सॉल्व कर सकते हो। तो बचते हैं आपके पास 30 से 35 क्वेश्चन और आपके पास टाइम बच जाता है तकरीबन 150 से 140 से 150 मिनट का। तो समय की कमी नहीं है। कोई आपको बोले कि समय की कमी है तो बिल्कुल आप भूल जाइए। हाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के अगर मैं जाऊंगा तो मेरा समय ऑलरेडी ज़्यादा लगेगा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? ठीक है। इसके बाद क्या क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन सबका बन गया होगा। ये सेम क्वेश्चन है जो अपन कल
क्लास में किए थे, सॉल्व किए थे। हाँ, कितना आ रहा है, L इक्वल टू, सबका आ रहा है। ये इसमें तो सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जो अपन कल क्लास में किए थे। तो ये आगे अपना 4mm। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या बैलेंस किया है? हाँ तो सही है ना, मैं तो बोल के गया था कि यूनिट बैलेंस कर ले, एनर्जी बैलेंस कर ले, आंसर मिल जाएगा। थोड़ा कॉमन सेंस निकाल ले, मुझे नहीं पता क्या आंसर आ रहा है तुम लोग का, वही कर रहे थे। चलो ठीक है, देखते हैं। इन आर्क वेल्डिंग या बल्ट जॉइंट वेल्डिंग स्पीड इज टू बी सच सेलेक्टेड। अभी पहले मेरे को समझ में आ गया कि यार ये वी पूछ रहा है, तो मैं पहले ही डर गया कि सर ने तो स्पीड स्पीड के बारे में कोई बात की ही नहीं थी, तो मतलब ये क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर ही नहीं पाऊंगा। मैं पहले डिसाइड कर लेता हूँ, देखते हैं कि क्या मेरी जरूरत थी। मेल्टिंग एफिशिएंसी, पता नहीं क्या क्या टर्म दिया है, मुझे नहीं पता भाई, मुझे भी नहीं पता क्या है। मैं मेल्टिंग एफिशिएंसी क्या है, मैं कुछ देता हूँ कि यहाँ पे कुछ मेल्टिंग एफिशिएंसी नाम का कुछ चीज दिया हुआ है। ये दिया है कितना, 0.5। आई एम टोटली अनअवेयर, मेरे लिए सब शब्द पहली बार आए हैं। जो दिया है लिख लेते हैं, देखते हैं क्या कुछ काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। द एरिया ऑफ द वेल्ड क्रॉस सेक्शन, एरिया तो ये क्या है, ये बिल्डिंग का सवाल ही नहीं है सर, तो कुछ पढ़ाया नहीं था ऐसा कुछ। अब ये एरिया कहाँ से आ गया, चलो एरिया भी आ गया, लिख लेते हैं अपन बस, 5 mm स्क्वायर। यूनिट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट द मेटल इज, क्या सिंबल देना चाहोगे? नहीं तुम लोग दो ना भाई, तुम्हें सॉल्व करना है क्वेश्चन। व्हाई शुड आई गिव अ सिंबल? यहाँ तक तो क्योंकि एफिशिएंसी लिखा हुआ था तो म्यू लगा दिया, इसलिए मैं, वो तो कॉमन सब लोग करते ही है ना, उतना काम तो मैंने कर लिया। एरिया के लिए ए लिखते हैं तो ए लिख लिया, इसके लिए भी कुछ सिंबल बना दो अपने हिसाब से। क्या लिखोगे, कैपिटल, चलो ठीक है, कैपिटल ई लिख देते हैं। क्या है मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी। अभी देखो अभी देखो अभी देखो, लिखते जाओ बस। जूल पर mm क्यूब। इफ द वेल्डिंग पावर, ये तो मेरे को समझ में आना चाहिए। बिल्डिंग पावर मतलब ये किसके बारे में बात कर रहा है, इतना तो समझ में आना चाहिए मेरे को, और इतना मैं तुमको पढ़ा चुका हूँ। बिल्डिंग पावर, जैसे यहाँ पे टर्म गलत लिखा हुआ है, तो इसको करेक्ट करें तो ये पावर सोर्स होना चाहिए। बिल्डिंग कर रहे हैं तो पावर सोर्स तो होगा ना भैया, बिना उसके तो काम नहीं होगा। तो जो बिल्डिंग पावर सोर्स है वो मैक्सिमम मेरे को जो दे सकता है वो है 2 किलोवाट। दैट टर्म आई हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ये बिल्डिंग पावर क्या बोल रहा है, ये टर्म बिल्डिंग पावर बोल रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं अपन, इसको भी अपन अन अंडरस्टूड में डाल देते हैं। ये बिल्डिंग पावर अगर इसे लिखा है तो बेसिकली ये आर्क पावर होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको अन अंडरस्टूड में डाल देता हूँ, मेरे को नहीं पता क्या दिया हुआ है, बस पावर लिखा है तो पी और एस लिख दिया। ठीक है, अब ये डेटा मेरे हाथ में आ गया। अब वेलोसिटी है, पता नहीं क्या क्या है ये सब, ई है। कैन यू टेल मी द स्टार्टिंग पॉइंट? मेरे को ये समझ में नहीं आया भाई, वी क्या पूछ रहा है मेरे को नहीं समझ में आया। मेरे को म्यूएम समझ में नहीं आया, मेरे को म्यूटी समझ में नहीं आया। एरिया ऑफ वेल्ड पूल तो मेरे को समझ में आ रहा है कि जो वेल्ड का एरिया होगा। अब ये ई क्या लिखा हुआ है, मैंने गलत क्वेश्चन बस तुमसे पूछा। एनर्जी, हाँ लिखा है ना भैया, ये तो लिखा है क्वेश्चन में, लिखा है ये तो क्वेश्चन में लिखा है।
एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट इज 10 जूल पर mm। इतनी बात तो समझ में आई कि ये जो मेरे को लिखा है कि मेरे को भैया वेल्डिंग करेंगे तो हम क्या करते हैं, मेल्ट करना पड़ेगा ना, तो मेल्ट करने के लिए इतनी एनर्जी मेरे को चाहिए। दैट इज द पॉइंट आई कम टू नो। मैंने अपने मन से कुछ भी गेस नहीं किया है, जो क्वेश्चन में लिखा था मैंने उसको जस्ट वहां से ही ढूंढा, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि कहां से मैं स्टार्ट करूं। एम आई क्लियर? इसका मतलब है कि इतनी एनर्जी मेरे को, हम लोग अब जो बिल्डिंग करते हैं तो यहाँ पे एक होता है पावर सोर्स, और उसके बाद 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, मेल्टिंग कहाँ पे हो रही है, इन दोनों के बीच में हो रही है, राइट। अब मेल्टिंग करने के लिए, वैसे यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, मतलब ये वेल्डिंग पावर नहीं है, ये पावर सोर्स है। आई एम सॉरी, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा, इट्स नॉट योर फॉल्ट अगर नहीं सॉल्व कर पाया हो, तो यहाँ पे ये पावर सोर्स होना चाहिए था। एक शब्द यहाँ पे मिसिंग है। तुम कल में से क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, ये कैसा होगा तो ऐसा कैसा होगा, तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, फिर समझ में आएगा कि कैसा होता है। तो यहाँ पे गेट का ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे एक डेटा मिसिंग है, इट इज द पावर सोर्स, उसके बिना नहीं होगा सॉल्व। अब मैं क्यों उतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत बार ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ। जब तुम भी कर लोगे तो तुम भी बोलोगे कि क्वेश्चन गलत है सर, हम गलत नहीं है। हाँ, फर्स्ट टाइम में तो ये क्वेश्चन मेरे को नहीं देना चाहिए था, सॉरी। 2 बार 3 बार तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तुम खुद बोलोगे कि सर क्वेश्चन गलत है, मैं गलत नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। लेकिन ये आदत मत बना लेना, हम तो सही हैं, दुनिया ही गलत है साली, हम करें तो करें क्या। ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ। दुनिया में अगर कहीं गलती दिखे तो देख लेना कि बदबू कहीं तुम्हारे नाक से तो नहीं आ रही है। अगर लगे कि पूरे घर में बदबू आ रही है, पूरी दुनिया में बदबू आ रही है, तो एक बार सोच के देखना कि कहीं बदबू मेरी नाक से तो नहीं आ रही। तो ये मत, इसको ना प्रिंसिपल मत बना लेना कि मैं तो हमेशा सही हूँ। ये मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में सॉल्व कर चुका हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा होना चाहिए था। पावर सोर्स अगर लिखा होता तो फिर मैं पूरा क्वेश्चन को तुम्हारे से ही सॉल्व करवा लेता, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है भाई। क्वेश्चन कोई भी लिखा है तो गलती कर सकता है, तो इंसान से एक गलती हुई है, तो यहाँ पे एक पावर सोर्स आना चाहिए। इसका मतलब देख, अब मैं यहाँ तक वापस आता हूँ। मैं यहाँ तक समझा कि ये मेरे को जो दे सकता है वो 2 किलोवाट दे सकता है। 2 किलोवाट का मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरे को एनर्जी देगा, जो मैक्सिमम एनर्जी मैं ऑब्टेन कर सकता हूं, दैट इज 2000 जूल पर सेकेंड। ठीक, कोई दिक्कत, कोई समस्या? इतनी बात अपने को सबको समझ में आ रही है? बस एक टर्म यहाँ पे छुटा हुआ था, वो मैंने ऐड करवा दिया, पावर सोर्स। बाकी मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं, सब जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था और जो मेरा कॉमन सेंस है, मैं बस उसको यूज कर रहा हूं। तो ये 2000 दे सकता है 1 सेकेंड में, राइट। अब दूसरा चीज क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यार इसको मेल्ट करने के लिए लगेगा 10 जूल पर mm क्यूब। अब देख, ये है देने वाला 1, ये है रिसीव करने वाला 2, राइट। जो 1 से निकलेगा वो पूरा 2 पे पहुंच जाएगा। हाँ, कुछ तो लॉस हो सकता है, कॉमन सेंस बोलता है कि कुछ लॉस हो सकता है। अभी मैं मान लेता हूं कि कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो एनर्जी 1 से निकलेगी वो 2 पे पहुंचनी चाहिए। तो 1 से जो निकला है, इसको मैं क्या सिंबल दूं? अभिषेक अंकित, टेल मी, 1 से जो एनर्जी निकल रही है उसको मैं क्या सिंबल दूं? हाँ, PS1 लिख लेते हैं, चलो। PS1 जो है वो मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है 2000 जूल पर सेकेंड, करेक्ट।
अब जो 2 पे आएगा उसका यूनिट भी यही होना चाहिए। पावर सोर्स 1 से निकला 2000 जूल पर सेकेंड। अभी मेरे को नहीं समझ में आता, मैं बस देहाती आदमी हूं, मेरे को इतना मालूम है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो जो 1 से निकला मैं मान लेता हूं कि वो पूरा 2 पे आ गया। चलो अब समझते हैं अपन इसको। और दोस्तों मैं कुछ भी आपको समझा नहीं रहा हूं, जहां पे आपको लगे कि ये मेरे को नहीं मालूम था सर, आप बताया हो, तुरंत मेरे को रोक देना। अभी तक मैंने ऐसा कुछ बताया? हाँ, नहीं ना? ठीक। बस यही कॉन्फिडेंस अगर तुम्हारे अंदर आ जाएगा तो तुम फोड़ डालोगे बेटा। चलो, तो इतनी बात तो समझ में आ रही है कि जो 1 से एनर्जी निकल रही है वही एनर्जी 2 पे आएगी। तो तुमने यहाँ पे PS1 लिखा है, तो मैं लिख लेता हूँ PS1 इक्वल टू PS2। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? नहीं। ठीक। अच्छा, ये PS2 में जो एनर्जी आ रही है वो काहे के लिए यूटिलाइज हो रही है? क्वेश्चन में ये तो कॉमन सेंस है ना बेटा, कि ये यहां से जो निकल रही है वो मेल्टिंग के लिए यूज हो रही है। चलो जी, तो अपन यहाँ पे लिखते हैं PS1 इक्वल टू 2000 जूल, और PS2 मेल्टिंग के लिए जो लिखा है वो लिखा है, ये सॉरी गलत यूज कर दिया, जूल पर सेकेंड। और यहाँ पे PS2 किस लिए हम यूज कर रहे हैं? मेल्टिंग के लिए। यूनिट क्या दिया है इसका बताओ, वैल्यू भी बताओ और यूनिट भी बता दो मेरे को। नहीं, दैट इज जो मेल्टिंग के लिए चाहिए वो है 10 जूल पर mm क्यूब। करेक्ट है। अब जो मैंने इक्वेशन लिखी है क्या ये सही हो सकती है क्या? मेरे भाई यहाँ पे जूल पर सेकंड है, यहाँ पे जूल पर क्यूब है। ठीक है, थोड़ी अपन मेहनत करते हैं कि यार ये साला कैसे इसको अपन सेम डायमेंशन में लेके आए। और क्या दिया है मेरे को? यहाँ पे मेरे को समस्या थी क्यूब, और यहाँ पे मेरे को चाहिए सेकंड, तो इसका मतलब इसको तो हटाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है ना? इसको हटाने के लिए क्या मिल रहा है मेरे को बताओ, तुम बताओ। डेटा में तू चुप रहा है भाई। हाँ, क्यूब को हटाने के लिए क्या मिल रहा है आपको? एरिया मिल रहा है। अपने मन से मत डिसाइड करो, जो क्वेश्चन में दिया है वो देखो। एक तो मेरे को इस समस्या का समाधान ये करता हुआ दिख रहा है, यहां से कम मैं क्यूब में से स्क्वायर को कट डाउन कर पाऊंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे क्या आया? जूल पर सेकेंड, और यहाँ पे क्या आया? जूल पर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कहाँ हुआ प्रभु? अरे देखा, सब तुम्हारे अंदर है, बाहर किस नहीं है। इसको अगर देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है? जूल पर सेकेंड, और यहाँ पे आ रहा है जूल पर अगर यहाँ पे मैं v को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। तो भैया ये 2000, अभी यहाँ तक अपन पहुंचे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व अभी नहीं हुआ है। क्वेश्चन आप ही सॉल्व करोगे, मैं कुछ नहीं करने जा रहा। ये इसको आपने क्या लिखा था? PS1। तो चलो अपन एक फॉर्मूले के तौर पे देखते हैं इसको। फॉर्मूला याद नहीं करना है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं था इसलिए बता रहा हूँ। PS1 की यूनिट क्या थी? जूल पर सेकेंड। करेक्ट है। तो यहां पे हमने एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग को क्या लिखा है? ई लिखा है। तो यहां पे मैं लिख दिया ई का यूनिट जूल पर
mm³ तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई क्या? PS1 और E बराबर हुआ क्या? ये है जूल पर सेकेंड और ये है जूल पर mm³। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एरिया। प्रॉब्लम सॉल्व हुई क्या? नहीं हुई। अब एरिया से मल्टीप्लाई किया है तो एरिया का यूनिट क्या है? mm²। तो मेरे को क्या यूनिट मिली? जूल पर mm। और यहाँ पे मैंने जैसे ही वेलोसिटी को मल्टीप्लाई किया, मेरे को नहीं पता किससे मल्टीप्लाई करना है, पर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि निकालना है, तो कहीं ना कहीं इस इक्वेशन में उस बेचारे को भी तो लाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे मैंने वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये तो करेक्ट है। दैट इज करेक्ट, ये मैं बोल सकता हूँ डायमेंशनली करेक्ट है। तो 90% में, 100% तो नहीं बोल सकता, डायमेंशनली करेक्ट हो गया तो 90% मैंने जो इक्वेशन लिखी है वो सही है। डन, यहां तक क्लियर हुआ? चलिए जी, पता नहीं और क्या क्या टर्म लिखा हुआ था। मेल्टिंग एफिशिएंसी दिया हुआ है और ट्रांसमिशन एफिशिएंसी दिया हुआ है। इसको भी तो पिक्चर में लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। अब ये बताओ मेरे को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मैंने यूनिट बैलेंस कर लिया, करेक्ट। जितना 1 से निकला पूरा 2 पे पहुंच जाएगा, ऐसा अपन मान के चले थे, करेक्ट है। मेरे को नहीं पता, मेरे को इतना पता है कि जितना 1 से निकला उतना 2 पे तो कुछ ना कुछ तो लॉस होते हैं, पता नहीं कौन कौन से लॉस होते हैं, आई डोंट नो, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ। कुछ ना कुछ लॉस तो होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 पे पहुंचेगा वो 1 से सेम नहीं रहेगा, क्योंकि देखो एफिशिएंसी कहीं ना कहीं लॉस को ही तो रिप्रेजेंट कर रही है। तो मेरे को पता है कि PS1 जो है वो बड़ा होगा PS2 से। क्लियर? चलो जी, तो इसका मतलब अब जो म्यू एम और म्यू टू दिया है उसका क्या करूं? किधर उसको ले जाके डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई करूं? ये था आपका पॉइंट 1 का एनर्जी, ये था आपका पॉइंट 2 का एनर्जी। मेल्टिंग एफिशिएंसी यहाँ पे आप ले जाके ऐड कर दो और ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ऐड कर दो, करेक्ट है मेरे, या तो इसको आप यहाँ पे लेकर डिवाइड कर दो, जैसा आपको समझ में आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड। सही बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ? अगर हम थोड़ा सा, मैं टाइम बोल रहा ना कि टाइम लेने का कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को सिर्फ ये बताना है कि जो आपको क्वेश्चन अनसीन दिखता है दैट कैन बी सॉल्व्ड। टाइम कभी ऊपर लग सकता है कभी नीचे लग सकता है, उसकी बात नहीं है, पर गेट का कोई भी क्वेश्चन जितना मैंने पढ़ाया है उसके बियॉन्ड आ नहीं सकता। हाँ, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता कि नॉलेज जो है वो इनफाइनाइट है। चलिए जी, अब थोड़ा समझ भी लेते हैं एक बार इसको प्रैक्टिकली कि ये म्यू एम और म्यू टी है क्या। क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, यस नो? यहाँ पे आपने म्यू एम और म्यू, तो अपने पास क्या इक्वेशन आ गया? म्यू एम इंटू म्यू टी इंटू PS1। PS1 हमने क्या लिखा था? पावर सोर्स, दैट वाज इन जूल पर सेकेंड, इक्वल्स टू EA इंटू V। E वॉज, क्वेश्चन के हिसाब से मैंने डिसाइड किया था जूल पर mm³, राइट। A mm², एरिया ऑफ बीट, V वेलोसिटी। सो द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, लेकिन अभी भी कुछ डाउट है क्या तुम्हारे दिमाग में? नहीं? एनी डाउट? क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दो चीजें होती हैं, वन इज टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड वन इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, राइट।
अब यहाँ पे मेरे को जो बात समझ में नहीं आ रही कि यार ये मेल्टिंग और ट्रांसमिशन एफिशिएंसी क्या चीज है। देखो पहले अपन ट्रांसमिशन एफिशिएंसी को समझ लेते हैं। यहां से जितनी पावर निकली वो इस वायर के थ्रू होके जाएगी। हाँ, तो यहाँ पे अपना जूल्स हीटिंग फिनोमेना आ गया। ये वायर को गर्म करेगी, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी के हिसाब से। तो जितनी एनर्जी यहाँ से, जितनी देखो एनर्जी तो जितनी यहाँ से निकली उसका कुछ हिस्सा हीट के फॉर्म में, मतलब हीट के फॉर्म में ही तार से बाहर निकल गया। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वायर है, ट्रांसमिशन के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, वायर यूज करना पड़ेगा। वायर है तो ट्रांसमिशन में लॉस होगा, वो लॉस हो गया ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। इसके कारण जो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी का नुकसान हुआ उसको हम ट्रांसमिशन लॉस से इक्वेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं उससे। चलिए जी, अब मान लो यहां से निकला 2000 जूल पर सेकेंड और वायर के थ्रू होते हुए सपोज यहाँ पे कितना ट्रांसमिशन एफिशिएंसी दिया हुआ है 70%, पहुंचा 1400। ठीक दोस्तों, ये 1400 कहां पहुंचा है, यहां पहुंचा है। तो अब और नुकसान कहां हो रहा है। मेल्ट करने के लिए तो मेरे को लिखा हुआ है ना 10 जूल पर एम एम क्यूब चाहिए, वो नुकसान तो नहीं हो रहा। वही तो, इसीलिए तो मैं पूरा काम ही कर रहा हूँ भाई मेल्ट करने के लिए। दैट इज नॉट नुकसान। मेल्ट करने के लिए अगर 1400 यूज हो जाए तो नुकसान कहां हुआ, तुम बताओ कुणाल। इस इलेक्ट्रोड तक आपने, देखो यहां तक बात समझ में आई, तार लगाया था आपने, तार ने हीटिंग हुई, तो यहां पे इस इलेक्ट्रोड के इस एंड तक जो एनर्जी पहुंची वो हुई 1400। ठीक है, लेकिन इसके बाद यहाँ पे मेरे को लिखा है मेल्टिंग एफिशिएंसी, मतलब कि जो मेल्टिंग के लिए जो एफिशिएंसी, जो एनर्जी यूज हो रही है वो 1400 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, मतलब कि सिर्फ 700 ही एनर्जी को मैं मेल्टिंग के लिए यूज कर रहा हूं, जो मेरा प्राइमरी पर्पस था। तो बेटा यहां तो आप 1400 पहुंचा दिए थे। हम्म, भैया आयनाइजेशन के लिए तो यूज करना है ना, आयनाइजेशन के लिए तो यूज करना है। अब प्रभु आप देखो 1400 कहां पहुंचा है, यहां पहुंचा है। अब यहां पे आर्क जनरेट किया आपने तो कुछ हीट बाहर गई, करेक्ट है। अच्छा, अब जितनी हीट आपने दी वो सब मेल्टिंग के लिए यूज हो जाएगी। अच्छा, ऐसा होता है क्या, नहीं लॉस नहीं होता है प्रभु। ये वाली शीट जो है वो गर्म होगी कि नहीं होगी साइड में, तो मेरा पर्पस इसको गर्म करना था क्या, मेरा पर्पस इसको मेल्ट करना था। तो यहां पे गर्म होने में जो हीट गई दैट इज द नुकसान। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन अदर टू क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व दोस टू क्वेश्चंस। कोई दिक्कत, कोई समस्या, टाइम लो, टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है। गेट में टाइम की कमी नहीं होती, लेकिन हाँ ऐसा बोलने से मतलब ये नहीं है कि आप प्रैक्टिस ना करो। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर मेरे को अगर भेज दोगे तुम गेट का एग्जाम निकालने के लिए, मैं गारंटी करता हूँ कि 40 नंबर से ऊपर नहीं पा पाऊंगा मैं, क्योंकि उतना टाइम तो मेरा कैलकुलेटर चलाने में यूज हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करोगे। अच्छा हाँ, आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो, अभी आप लोग का टेस्ट जो है वो ऑनलाइन ही होगा, लेकिन आपको यहीं पे बैठ के अपने लैपटॉप या मोबाइल, मोबाइल पे नहीं लैपटॉप सबके पास है, हाँ तो लैपटॉप लेके आओगे, टेस्ट अब आप पेपर पे नहीं दोगे, क्योंकि हाँ वो कैलकुलेटर चलाना भी सीखना है, वो प्रैक्टिस वहां पे यूज होती है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस बिना किए आप अपनी स्पीड को बढ़ा नहीं सकते। लेकिन अननेसेसरी फोर्स मत करिए कि मेरे को 1 मिनट में ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व नहीं होगा, कुछ क्वेश्चन को टाइम लगता है तो लगेगा। इज दैट क्लियर।
और आज की क्लास का मेरा सिंपल टॉपिक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाना नहीं था, मेरा टॉपिक ये था कि यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इफ यू हैव द कॉन्फिडेंस इन योर ओन एबिलिटी। और मेरा पॉइंट सिर्फ ये बोलने का था कि गेट का कोई भी क्वेश्चन जो आपको अनदेखा सा लगे, वो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, उसको सॉल्व करने का तरीका वहां पे दिया होगा, या यूनिट और एनर्जी बैलेंस करके उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो नेवर लूज होप। मैं अपना एग्जांपल दे देता हूँ। जब मैं गेट का एग्जाम देने गया था, मैं बिल्कुल पढ़ लिख के नहीं गया था। थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बैठा, आधे घंटे में मेरा पेपर कंप्लीट हो गया था। इसका मतलब मैंने आधे घंटे में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे? नहीं, आधे घंटे के बाद मैंने डिसाइड कर चुका था कि इनके बाद मैं और कुछ कर नहीं सकता हूँ। बट लेकिन क्या करते हैं, अब बाहर निकलने देते नहीं उन लोग, और सामने बंदियां अच्छी अच्छी बैठी हुई थी। बोला चलो ठीक है, तो 10-15 मिनट तो बंदियां को देखा है, कोई बात नहीं है, चलो टाइम पास करना है, बैठने तो दे नहीं रहे। फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन मतलब बंदियों को, वही 3-4 बंदियां कितना देखोगे यार। तो अब लगा नहीं है, थोड़ा सा पढ़ते तो है क्वेश्चन में दिया क्या है। एंड यू विल कम टू नो कि उस समय 150 का पेपर हुआ करता था, एंड आई टेस्ट ऑलमोस्ट 120-125, और जो मेरे बच गए, मेरे को ये लग रहा था कि सारा टाइम कम पड़ गया, वो फालतू के 15 मिनट मैंने बर्बाद किए थे। तो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। गेट के क्वेश्चन पे थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे, प्रैक्टिकली सोचोगे, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। दैट्स माई गारंटी। रेयरली कोई एक आध क्वेश्चन होगा जिसमें एकदम कभी कभी पूछ देता है कि एकदम पता नहीं कहाँ से कौन सा फॉर्मूला लगा। वैसे ईएससी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, गेट में रेयरली एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है, यू वुड बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। जितने फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं वो अगर आपके ध्यान में हैं, तो फॉर्मूले की कमी आपको नहीं होगी गेट के एग्जाम में। अगर कमी कहीं रह जाती है तो आपने अप्रोच, राइट, एक आध दो क्वेश्चन हो सकता है कि वो कोई नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। अब प्रोडक्शन खुद इतना बड़ा है कि उसको पढ़ाने के लिए, अगर मैं आईआईटी खड़गपुर से एमटेक किया हुआ हूँ, और मैन्युफैक्चरिंग में ही मैंने एमटेक किया हुआ है, और मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग का एक सब्जेक्ट था सिर्फ मशीनिंग। और जब मैं मशीनिंग के क्वेश्चन लेके मैं अपने आईटी के प्रोफ के पास जाता था, तो बोला बोला सर क्या है सर, मैं मैन्युफैक्चरिंग में एमटेक कर रहा हूँ सर, ये नहीं बन रहा, मतलब ये समझ में नहीं आ रही मेरे को, ये बात मेरे को पता नहीं थी सर। तो जो डायलॉग उन्होंने मेरे को दिया था कि नॉलेज जो है वो है समुंदर। अगर तुम ये सोचते हो कि सारा नॉलेज तुम एक्वायर कर लोगे तो क्या होगा, राइट? लेकिन उस समुंदर से एक बाल्टी पानी अपने नहाने के लिए निकाल सकते हो? दैट्स द रियलिटी। तो घबराना नहीं है, नॉलेज एक्वायर करने जाओगे तो नॉलेज इज इनफाइनाइट। किसी भी सब्जेक्ट में छोटा सा टॉपिक पकड़ लूंगा, उसका ही टॉपिक, उसका ही नॉलेज इनफाइनाइट है। तो वी शुड नॉट बी द, क्या बोलते हैं उसको, हमको नॉलेज नहीं गेन करने के पीछे जाना है, हमको अपने बुद्धि जो भगवान ने दी है उसको यूटिलाइज करना है। क्लियर? नेवर लूज द होप, क्योंकि जितने टाइम आप अपने होप को लूज करते हो उतना टाइम आप अपना वेस्ट कर देते हो। मैं बताया ना कि मैं 120-125 तक पहुंच जाता अगर मैं 15 मिनट वहां पे लड़कियां ताड़ने में बर्बाद ना करता। और वो लड़कियां क्यों मैं ताड़ रहा था? क्योंकि मेरे को समझ में आ रहा था कि मेरे से तो कुछ बनने वाला है ही नहीं, पता नहीं क्या ही क्या दिया हुआ है भाई, ऐसा तो ना देखा है ना कभी सुना है, राइट? तो वो टाइम क्यों वेस्ट किया? बिकॉज आई लॉस्ट द होप। और वापस फिर बन क्यों गया? आई गेट द होप तो नहीं बोलूंगा, आई गेट द होप तो नहीं बोलूंगा, बट ये बोलूंगा कि चल अभी करें तो क्या करें यार। हाँ, फिर एक क्वेश्चन बन गया, मैं तुरंत नहीं बोलूंगा कि तुरंत आई गॉट द होप। एक क्वेश्चन जब बन गया, देन आई गॉट द होप। अब तो बाकी पे भी लगाते हैं थोड़ा दिमाग, देखें तो है क्या ये, राइट? तो मैं तुमको बार बार एक चीज बोला हूं कि कभी कभी जब एग्जाम में तुम बैठते हो, किसी क्वेश्चन को लेके तुम अपसेट होते हो, 5-7 मिनट खर्च कर देते हो, तो अगले क्वेश्चन में जाने से पहले कम से कम 10 सेकेंड और वेस्ट करो,
टेक अ डीप ब्रीथ एंड फॉरगेट अबाउट द लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि वो लास्ट क्वेश्चन को लेके अगले क्वेश्चन पे जाओगे ना तो अगला क्वेश्चन लड्डू रहा होगा, लेकिन वो पिछला क्वेश्चन आपको हैम्पर करता रहेगा। क्लियर दोस्तों? बॉटम लाइन यही है कि प्रैक्टिस जितनी कर सकते हो करो। कल मैंने आपको बोला था देयर इज नो स्कोप फॉर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट आपको चाहिए तो आप गेट के क्वेश्चन में ढूंढो, दैट इज द ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर यू, एंड यू विल फाइंड कि 2 महीने में इतना गेन करोगे ना, खुद रियलाइज होगा भाई मैं कहाँ था और मैं कहाँ पहुंच गया। राइट, चलो ठीक है, फिर कल डिस्कस करते हैं। बाकी 2 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके लाएंगे भाई। अब ये नहीं बोलता कि आप उसमें इफर्ट करके लाएंगे, मैं बोलता हूँ कि आप वो दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करके लाएंगे। पहले मैं बोलता था कि इफर्ट करना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब मैं बोलता हूँ कि सॉल्व करके